हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमेज नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग एचपी टेट आर्ट्स के लिए एक और प्रैक्टिस सेट करेंगे। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट में करवा चुकी हूँ। इसके अलावा मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोस आपको मिलेंगी वो सभी आपके टेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने टेट के प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस करवाए हैं। जो जनरल स्टडी की प्लेलिस्ट है उसमें मैंने मैक्सिमम टेट और कमीशन, ठीक है, टीजीटी आर्ट्स का जो टेट है और टीजीटी आर्ट्स कमीशन जो है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो मैंने सॉल्व करवाए हैं। तो जनरल स्टडीज की जो प्ले लिस्ट है, हाँ ठीक है, आपने नीचे मेरे चैनल का नाम दिख रहा होगा आपको, वहां पे आपने जाना है। वहां पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाइए, बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी। साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट है, ठीक है, स्पेशल क्लासेस फॉर टेट एंड कमीशन, वो उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जनरल स्टडीज की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें 42-43 वीडियोज आपको मिलेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इनको जरूर करके जाइएगा, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, आपकी इतनी हेल्प मेरे लिए बहुत हो जाएगी। सो प्लीज मुझे जरूर हेल्प करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक का भी कर देना है। अभी वीडियो को लाइक कर देना है आपने, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की गांधी जी ने शुरुआत की थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो लॉर्ड इरविन है। लॉर्ड इरविन 1926 से 31 तक रहे हैं, ठीक है। तो लॉर्ड इरविन जो है, लॉर्ड इरविन। इसके अलावा यहाँ से आपको बहुत कुछ याद रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो गांधी जी ने स्टार्ट किया था 1930 में, ठीक है, 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे स्टार्ट किया गया था ये भी क्वेश्चन आता है, तो नमक कानून तोड़कर ये याद रखना है, दांडी मार्च के द्वारा, ठीक है। दांडी मार्च जो है इसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन को। तो नमक कानून तोड़कर जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। 12 मार्च को दांडी मार्च स्टार्ट हुई थी 1930 और 6 अप्रैल जो है ये लोग दांडी पहुंच गए थे। साबरमती आश्रम से दांडी गए थे और वहां पर इन्होंने नमक कानून तोड़ा था, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, इतना आपने याद रखना है। लॉर्ड इरविन जो है इस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। इसके अलावा हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी कितने अनुयायी उनके साथ थे, तो 78, ठीक है। गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ जो है इस दांडी मार्च पर गए थे। इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लॉर्ड इरविन से पूछा जाता है वो है गांधी इरविन समझौता, ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता जो है ये भी आपने याद रखना है, गांधी इरविन समझौता, जिसको दिल्ली समझौता भी बोलते हैं, ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता जो है ये 5 मार्च 1931 को हुआ है, ठीक है। देखिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हो रही थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया, कांग्रेस वहां पर गई नहीं। तो फिर लॉर्ड इरविन जो है इन्होंने सुलह करने की कोशिश की, तो इन्होंने गांधी जी के साथ जो है एक समझौता किया। इन्होंने गांधी जी को बोला कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दीजिए और हमारे साथ जो द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन होगा उसके लिए आप चलिए। और गांधी जी ने बोला कि ठीक है, जो हमारे हिंसा से जो लोग हमारे मतलब धरने वगैरह दे रहे थे या जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे, जिन्होंने कोई हिंसा नहीं की, ठीक है, जो शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, तो उनको जो है आप छोड़ दीजिए। तो ये यहाँ पर समझौता हुआ था, ठीक है। इस प्रकार जो है गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म कर दिया गया था और कांग्रेस ने जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का फैसला लिया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कौन गया था ये भी क्वेश्चन आता है, तो आपने याद रखना है गांधी जी। द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस की तरफ से जो है, कांग्रेस को रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे? गांधी जी रिप्रेजेंट कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? युगांतर पार्टी का नेतृत्व जो है वो जितेंद्र नाथ मुखर्जी ने किया था। ये बंगाल के क्रांतिकारी थे, बंगाल के क्रांतिकारी थे जितेंद्र नाथ मुखर्जी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, युगांतर पार्टी जो है इसका नेतृत्व किसने किया था? जितेंद्र नाथ मुखर्जी ने किया था। ये बंगाल के क्रांतिकारी थे। हाँ, इनको बागा जतिन भी बोला जाता है, ये भी आपने याद रखना है, बागा जतिन, बागा जतिन। आपसे पूछा जाए बंगाल के किस क्रांतिकारी को बागा जतिन बोला जाता है, तो जितेंद्र नाथ मुखर्जी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जानवर नेताजी के आईएनए के प्रतीक का हिस्सा था? ठीक है, तो आईएनए के प्रतीक का हिस्सा कौन सा जानवर था? सुभाष चंद्र बोस जी के जो आईएनए है इसका था टाइगर, टाइगर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर, या फिर इनको बहादुर शाह द्वितीय बोला जाता है। बहादुर शाह द्वितीय, जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय भी लिखा होता है, द्वितीय। ठीक है, तो 1857 का जो रिवोल्ट है पूछा जाता है कहां से स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन कि कहां से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 को। याद रखना है क्रांति कहां से स्टार्ट हुई थी? मेरठ से स्टार्ट हुई थी 10 मई 1857 को। तात्कालिक कारण पूछा जाए कि क्या कारण था? देखिए वैसे तो बहुत सारे कारण थे, है ना, हड़प की नीति, सहायक संधि वगैरह बहुत सारे कारण थे। ठीक है, बहुत ज्यादा राजस्व जो है वो अंग्रेजों के द्वारा वसूला जा रहा था, जिसकी वजह से किसानों को काफी मुश्किल हो रही थी, भारतीयों को काफी मुश्किल हो रही थी। लेकिन तात्कालिक कारण पूछा जाएगा ना, तो आपने धर्म में हस्तक्षेप बताना है कि उस टाइम का कारण क्या था। तो धर्म में हस्तक्षेप की गई थी। जो सेना में चर्बी वाले कारतूस जो हैं, जिनको मुंह से खोलना पड़ता था, उनको जब शामिल किया गया था, तो उसके कारण जो है वो मंगल पांडे ने उनका विरोध किया था और उसमें 2 जो उनके अफसर थे उनकी हत्या कर दी गई थी। तो धर्म में हस्तक्षेप आप तात्कालिक कारण बताओगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतीक क्या था 1857 का जो रिवोल्ट था, इसका प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी, कमल और रोटी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा पूछा जाता है कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामरस्टन थे, पामरस्टन। ठीक है, और भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। गवर्नर जनरल पूछे जाएंगे लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपने याद रख लेने हैं। सबसे ज्यादा सैनिक कहाँ से थे? तो अवध से थे। ठीक है, और मुगलों की तरफ से दिल्ली से जो है वो बहादुर शाह जफर जो है द्वितीय जो है, ये सेना का जो विद्रोही जो मतलब नेता थे जो विद्रोह कर रहे थे ब्रिटिश सरकार का। ठीक है, तो दिल्ली से जो है वो बहादुर शाह जफर थे और इनके साथ बख्त खान जो है वो इनके सेनापति वो थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। इसके अलावा झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। कानपुर से नाना साहेब और तांत्या टोपे लड़ रहे थे। इसके अलावा बिहार से सबसे बुजुर्ग जो पूछे जाते हैं तो वो बिहार से थे कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह और अमर सिंह, कुंवर सिंह और अमर सिंह जो है वो बिहार से जो है वो जगदीशपुर से जो है वो इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। और कुंवर सिंह जो है वो सबसे एज्ड व्यक्ति थे जो इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, तो आपने ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, ये पूछी जाती हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, इलाहाबाद से लियाकत अली जो है वो लड़ रहे थे, तो ये जो है इसके बारे में आपने याद रखना है। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से याद रखने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको सच में कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुजफ्फरनगर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में किया गया था, 1908। ठीक है, 30 अप्रैल 30 अप्रैल को देखिए किंग्सफोर्ड जो थे इन्होंने बहुत सारे क्रांतिकारियों के खिलाफ जो है वो फैसला सुनाया था। तो किंग्सफोर्ड को मारने का षड्यंत्र रचा गया था जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो है वो इनके गाड़ी के ऊपर बम फेंकते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि इनकी गाड़ी पर बम ना गिरकर मिस्टर कैनेडी जो है उनकी गाड़ी पर बम गिर जाता है, जिसमें उनकी फैमिली जो है वो मारी जाती है। इसकी वजह से जो है वो प्रफुल्ल चाकी जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं। प्रफुल्ल चाकी जो थे वो आत्महत्या कर लेते थे और खुदीराम बोस जो है इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। खुदीराम बोस जो है इनको 19 साल की एज में, ये सिर्फ 19 वर्ष के थे, ठीक है, जब इनको जो है वो फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस जो है सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे, याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला पूछी जाएंगी तो सरोजिनी नायडू। एनी बेसेंट जो है ये 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। ठीक है, और प्रथम भारतीय महिला पूछेंगे, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू बताना है। सरोजिनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन हुआ था 1925 में, उसमें जो है इन्होंने अध्यक्षता की थी।
ठीक, भारतीय महिला पूछेंगे सरोजिनी नायडू, और प्रथम महिला पूछेंगे तो एनी बेसेंट, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने, याद रखना है। नेक्स्ट है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, ये कथन किसका है? ये कथन है रामानंद का, रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाल तख्त किसके द्वारा बनाया गया था? तो सिखों के छठे गुरु थे गुरु हरगोबिंद, गुरु हरगोबिंद ने जो है वो अकाल तख्त स्थापित किया था। ठीक है, गुरु हरगोबिंद जो है ये सिखों के छठे गुरु थे, और इन्होंने जो है मतलब न्याय का फैसला लेने के लिए, ठीक है, न्याय संबंधी या फिर सांसारिक मामले जो है उनसे रिलेटेड जो है विचार विमर्श करने के लिए अकाल तख्त जो है वो बनवाया था, और ये सबसे पहला तख्त था, ये सबसे पहला तख्त था। और जो इस तख्त पर बैठता था उसको जत्थेदार बोलते थे, सर्वोच्च प्रवक्ता होता था जत्थेदार। ठीक है, याद रखना है अकाल तख्त जो है वो गुरु हरगोबिंद ने बनवाया है। नेक्स्ट है शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो गुरु रामदास, गुरु रामदास। शिवाजी के जो गुरु थे वो थे, शिवाजी के गुरु थे रामदास, शिवाजी के गुरु थे गुरु रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां जो है वो जहांगीर की पत्नी थी, और इनका वास्तविक नाम मेहरुनिसा था, मेहरुनिसा, मेहरुनिसा। ठीक है, जहांगीर ने निसार नाम से एक सिक्का चलाया था, निसार, ठीक है, जिस पर जहांगीर ने अपनी आकृति और नूरजहां की आकृति भी अंकित करवाई थी, और दोनों का नाम भी लिखवाया था। ठीक है, तो जहांगीर की पत्नी जो है नूरजहां, इनका असली नाम था मेहरुनिसा, याद रखना है। आज हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन 40 क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कम से कम 100 क्वेश्चन जो है वो करवाने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? 1565 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था जिसको हम राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कहते हैं? यह तालिकोटा का युद्ध, तालिकोटा का युद्ध, या फिर इसको राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कहते हैं। ये विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में लड़ा गया था। तो किसके किसके बीच में लड़ा गया था? ये विजयनगर व बहमनी। बहमनी जो राज्य था उसमें संयुक्त सेनाओं ने भाग लिया था, जैसे कि बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, सब ने संयुक्त रूप से जो है वो इसमें पार्ट लिया था। विजयनगर के शासक अगर पूछा जाए उस टाइम पे तो सदाशिव राय थे, सदाशिव राय, सदाशिव राय। ठीक है, तो ये युद्ध जो है ये बहुत ही फेमस युद्ध है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। इस युद्ध में जो है वो विजयनगर जो है वो हार गया था, और बहमनी राज्य जो है वो जीत गया था। ठीक है, याद रखना है ये जो विजयनगर साम्राज्य था ये एक हिंदू साम्राज्य था, और बहमनी जो था ये मुस्लिम साम्राज्य था। ठीक है, मुस्लिम। नेक्स्ट है बहमनी जो राज्य है उसका संस्थापक कौन था? तो बहमनी जो साम्राज्य था उसका संस्थापक था बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है, और कब इसकी स्थापना हुई थी बहमनी साम्राज्य की? तो 1347 में। इसके अलावा आपने याद रखना है ये जो अलाउद्दीन बहमन शाह है इनको हसन गंगू भी बोला जाता है। तो अगर ऑप्शन में आपको बहमन शाह ना लिखा हुआ मिले तो आपको हसन गंगू लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, आपने याद रखना है हसन गंगू या फिर अलाउद्दीन बहमन शाह, दोनों में से कोई भी एक नाम लिखा हुआ हो सकता है। तो 1347 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसका शासनकाल चल रहा था, उस समय पे जो है वो बहमनी राज्य को अलग किया था। किसने? हसन गंगू ने। अलाउद्दीन बहमन शाह ने जो है वो बहमनी राज्य की स्थापना की थी, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि विजयनगर साम्राज्य भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर ही अलग हुआ था। विजयनगर साम्राज्य, इसकी स्थापना की थी हरिहर बुक्का ने, हरिहर व बुक्का, हरिहर व बुक्का, इन दोनों ने मिलकर जो है वो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये दोनों ही पूछे जाते हैं, दोनों याद रखने इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रखने। विजयनगर की स्थापना जो है वो 1336 ईस्वी में हुई है, 1336, ये 1347, 1336। ठीक है, तो ये याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? गीत गोविंद जो है वो संस्कृत भाषा के कवि थे जयदेव, उनके द्वारा लिखी गई है। ये लिखा गया एक ग्रंथ है, ये एक राधा कृष्ण जी के प्रेम के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है, ठीक है, याद रखना है आपने। इसके अलावा इन्होंने एक और ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है रति मंजरी, रति मंजरी, रति मंजरी, ठीक है। तो रति मंजरी भी इन्हीं का है और गीत गोविंद जो है वो भी इन्हीं का। तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव और रति मंजरी के जो रचयिता है वह भी जयदेव है, याद रखना है। ये संस्कृत भाषा के महाकवि हैं। इसके अलावा आपने यहाँ क्या याद रखना है कि जो गीत गोविंद है ये राधा कृष्ण के प्रेम पर रचित एक ग्रंथ है। नेक्स्ट है बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था? तो देखिए बिंदुसार के टाइम पे बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और अशोक जो है वो बिंदुसार के पुत्र थे, ठीक है। मौर्य वंश में हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक, ठीक है। तो बिंदुसार के टाइम पे 2 विद्रोह हुए थे तक्षशिला में, ठीक है। एक विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने अशोक को भेजा था और दूसरे को भेजा था सुसीम को, ठीक है। एक विद्रोह अशोक ने दबाया था, एक सुसीम ने, ठीक है। तो कहाँ पे हुए थे ये 2 विद्रोह? तक्षशिला। बिंदुसार के समय पे 2 विद्रोह हुए थे, कहाँ पे? तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे वो था चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय उद्यान की 2 वीडियोस मेरे चैनल पर है, ज्योग्राफी की वीडियोस में मिल जाएंगी आपको, और एक और प्लेलिस्ट है स्पेशल क्लासेस फॉर टेट एंड कमीशन, वहां पर भी वो दोनों वीडियोस हैं। तो कोई भी प्लेलिस्ट आपको मिले और वहां से उनको देख सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान की 2 वीडियोस बनाई है मैंने, जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान करवाए हुए हैं। मैंने अपनी तरफ से मैक्सिमम वहां पे मतलब कोशिश की है कि कुछ भी छूटे ना, तो राष्ट्रीय उद्यान की वो वीडियोस आप जरूर देखिए। नेक्स्ट है अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को क्या कहते हैं? देवप्रयाग में मिलती हैं ये नदियां और गंगा का नाम फिर आगे ये गंगा के नाम से बहती है। अलकनंदा और भागीरथी जो है वो देवप्रयाग में मिलती हैं और फिर गंगा के रूप में ये बहती हैं, इनको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, देखिए नैनीताल जो है वो चारों तरफ से झीलों से घिरा हुआ है और प्रमुख यहाँ की जो झील है वो है नैनी, तो इसीलिए इसको नैनीताल बोला जाता है। तो नैनीताल जो है उत्तराखंड का, इसको लेक डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है, नेक्स्ट है भारतीय वस्त्र उद्योगों में किसका प्रचुर मात्रा में उपयोग होता है? तो सूत का, ठीक है। सूत कहाँ से प्राप्त होता है? हमें कपास से। तो अगर पूछा जाए कि भारतीय का जो वस्त्र उद्योग है वो किस पर आधारित है, तो कपास के ऊपर आधारित है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह भूकंपी तरंगे जो पृथ्वी के क्रोर को पार करती हैं, पृथ्वी के क्रोर को पार कर पाती हैं, पी वेव्स, ठीक है। एस वेव्स जो है वो पृथ्वी के क्रोर को पार नहीं कर पाती हैं, क्यों? क्योंकि वो ठोस में से ही गुजर सकती हैं, वो तरल माध्यम से नहीं गुजर सकती हैं। और क्योंकि हमारा क्रोर का जो आंतरिक क्रोर है, ठीक है, एक बाह्य क्रोर है, एक आंतरिक क्रोर है, तो आंतरिक क्रोर क्योंकि तरल है तो वहां से जो है ये एस तरंगे जो है वो नहीं गुजर पाती, ठीक है। तो आपने याद रखना है एस तरंगे जो है ये केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती हैं। पी वेव्स जो है वो आंतरिक क्रोर को पार करती हैं, वह भूकंपीय तरंगे जो पृथ्वी के क्रोर को पार करती है वो है पी वेव्स, ठीक है। क्योंकि क्रोर का जो हमारे 2 क्रोर है ना, एक आंतरिक क्रोर एक बाह्य क्रोर, तो आंतरिक क्रोर जो है वो तरल अवस्था में है, तो इसको जो है वो पी वेव्स तो पार कर लेती है, लेकिन एस वेव्स पार नहीं कर सकती, एस वेव्स, क्योंकि एस वेव्स जो है ये केवल ठोस में बहती है, केवल ठोस में चलती है। ये भूकंपीय तरंगे जो है ये केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती है, केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती है, याद रखना है। एस तरंगे जो है वो केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती हैं, तरल माध्यम से नहीं गुजर सकती हैं, जबकि पी वेव्स जो है ये तरल और ठोस दोनों से ही गुजर सकती है, इसलिए ये पृथ्वी के क्रोर से गुजरती हैं। पी वेव्स पृथ्वी के क्रोर से गुजरती हैं, एस वेव्स नहीं गुजरती हैं क्योंकि हमारा क्रोर जो है वो तरल अवस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 1957 में अंतरिक्ष में लॉन्च किए गए पहले भारतीय उपग्रह को क्या नाम दिया गया था? आर्यभट्ट। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय निकाय के संदर्भ में एससीओ का पूर्ण रूप क्या है? एससीओ क्या है? एससीओ है शंघाई सहयोग संगठन, ठीक है, शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई सहयोग संगठन,
ठीक है, आपने याद रखना है ये है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंग्लिश में अगर आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाए तो भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी कोऑपरेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपने याद रखना है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एससीओ का फुल फॉर्म है। आपके लिए आज का क्वेश्चन क्या है? आज के लिए आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है ये जो एससीओ है इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे। नेक्स्ट है सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? सबसे बाहरी आउटर जो परत है सूर्य की उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं किरीट, किरीट या फिर कोरोना, कोरोना। सबसे फर्स्ट है प्रकाश मंडल, जो सूर्य का धरातल है ना उसको प्रकाश मंडल बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो उसका ऊपर का जो वायुमंडल है उसको वर्णमंडल बोलते हैं, वर्णमंडल। और उसके बाद जो वर्णमंडल मतलब जो सूर्य का वायुमंडल है उसकी जो सबसे बाहरी परत है उसको कोरोना बोलते हैं। तो 3 पार्ट है। ठीक है, 3 पार्ट में इसको बांटा गया है। सबसे नीचे है प्रकाश मंडल, उसके बाद है वर्णमंडल और उसके बाद है कोरोना। तो सबसे बाहरी जो परत है वो है कोरोना, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? अरुण ग्रह की खोज जो है वो विलियम हर्शल ने की थी, विलियम हर्शल 1781 ईस्वी में। नेक्स्ट है बृहस्पति के वलय किससे निर्मित होते हैं? सिलिकेट से, सिलिकेट, सिलिकेट। ठीक है, सिलिकेटों से निर्मित होते हैं और इनको क्या बोला जाता है? इनको जोवियन वलय भी बोला जाता है। जो बृहस्पति के वलय है ना इनको जोवियन वलय भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी के कीप के आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी, देखिए ये ज्वालामुखी है और इसका ये कीप के आकार का मुख होता है जहां से लावा बाहर आता है। ठीक है, जो अंदर तरल पदार्थ है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मैग्मा, याद रखना है। जो जमीन के नीचे तरल पदार्थ है इसको मैग्मा बोलते हैं। जब ये मैग्मा बाहर आ जाता है ना तो इसको हम लावा बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो इसका मुख है, कीप के आकार का मुख है, इसको हम बोलते हैं क्रेटर, क्रेटर। नेक्स्ट है बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? ये अवसादी चट्टान है। 3 प्रकार की चट्टानें जो है वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आग्नेय चट्टान, देन हम पढ़ते हैं अवसादी चट्टान और फिर हम पढ़ते हैं कायांतरित चट्टान। ठीक है, तो जो ये बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, ये किस प्रकार की चट्टान है? ये अवसादी चट्टानें हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए बेसाल्ट चट्टानें हो गई, ग्रेनाइट हो गया, वो आग्नेय चट्टानें हैं। ठीक है, तो नीस वगैरह जो है, स्लेट वगैरह, वो जो है वो कायांतरित चट्टानें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र को जहां पे जो वार्षिक वर्षा है वो 25 सेंटीमीटर से कम होती हो। वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो उसको हम मरुस्थल बोलते हैं। मृत घाटी किसके लिए जानी जाती है? अत्यधिक उष्णता के लिए। बहुत ही ज्यादा उष्ण गर्म स्थान है ये, अत्यधिक उष्णता के लिए, अत्यधिक उष्ण। और कहां पर है मृत घाटी पूछी जाएगी तो यूएसए में, कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया यूएसए। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय जलधारा है, महासागरीय जलधारा है। ठीक है, कहां पर बहती है? किस महासागर में? अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं पंजाब और तमिलनाडु। शरतकाल में कहां पे बारिश होती है? पंजाब और तमिलनाडु, याद रखना है। पंजाब और तमिलनाडु, शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र भारत में पंजाब और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक को मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। तो कौन सा अनुच्छेद पूछा है? आर्टिकल पूछा है, आर्टिकल 51 क, 51A या 51 क, याद रखना है। देखिए जो हमारे मूल कर्तव्य हैं वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जो है हमारे संविधान में जोड़े गए थे। कौन सी समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति।
ठीक है। कब जोड़े गए हैं संविधान में? तो देखिए मूल संविधान में नहीं थे हमारे मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान मतलब जब संविधान बना था, लागू हुआ था, उस टाइम पे नहीं थे। तो कब इनको शामिल किया गया था? 42वां संविधान संशोधन था 1976। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन था 1976 जब इनको शामिल किया गया था। कितने शामिल किए गए थे? 10 को शामिल किया गया था। जो 11th है, अभी कितने हैं टोटल हमारे मौलिक कर्तव्य? 11 है। तो 11th को कब जोड़ा गया? तो 11th को जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 में। 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 में, जिसमें 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसको जोड़ा गया था। ठीक है, भाग कौन सा है अगर आपसे पूछा जाए मौलिक कर्तव्य से संबंधित भाग, तो भाग 4 क है। भाग 4 क भाग पूछा जाए 4 क है। अनुच्छेद पूछा जाए 51 क है। याद रखना है, बहुत बार पढ़ाई है मैंने। पॉलिटी की तो अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जिसमें मैंने संविधान कैसे कैसे बना उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाया है। इसके अलावा मैंने भाग पढ़ाए हैं उसमें, ठीक है, और अनुसूचियां पढ़ाई हुई हैं उसमें, और भी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी पॉलिटी की प्लेलिस्ट में। तो आप जाइए, आपकी तैयारी के लिए तो चैनल पर बहुत सारी वीडियोस है, तो आप प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिए, पुरानी वीडियोस को जरूर देखिए, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक जरूर करिए, और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज आपकी हेल्प की बहुत जरूरत है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं। इतना आपने याद रखना है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए हैं? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए हैं। भाग है 4 क, आर्टिकल है 51 क, और 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे 10 मौलिक कर्तव्य, और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? 360 अनुच्छेद जो है, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार टेट वाले पूछ चुके हैं। वित्तीय आपातकाल, आपातकाल की भी अलग से मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपातकाल को बहुत डिटेल से समझाया है, क्योंकि आपातकाल से हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है ना। तो उसको देखते हुए मैंने आपातकाल का एक अलग से ही टॉपिक जो है वो वीडियो के थ्रू जो है वो मैंने करवाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल ही देती हूँ, आप वहां से भी जाके देख सकते हो। स्पेशल क्लासेस फॉर टेट एंड कमीशन की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो वित्तीय आपातकाल जो है वो अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल देखिए, आपातकाल से संबंधित है आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, 352, 356 और 360। 352 जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 जो है ये है राष्ट्रपति शासन, है ना, राज्य में अगर कोई भी आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। और ये जो 360 है ये है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, ठीक है। तो वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 है। आज तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल की स्थिति नहीं आई है, वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचारों को खाली जगह से उधार लिया है। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? यूएसए से। और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा पूछी जाएगी, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, प्रस्तावना यूएसए से ली गई है। नेक्स्ट है, संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। बहुत सारी समितियां बनाई गई थी संविधान सभा के लिए, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी.आर. अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, और प्रांतीय और मौलिक अधिकार जो समिति थी उसके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये भी चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है वो भारत और इंडिया, भारत और इंडिया, ठीक है। जो हमारा आर्टिकल है 1, ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट है, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? नए राज्य के गठन की शक्ति संसद के पास है, संसद के पास, ठीक है। किसी धर्म विशेष के संदर्भ के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। तो ये हमारा है आर्टिकल 27। आर्टिकल जो 27 है उसमें दिया गया है कि कोई भी अगर धर्म या फिर किसी धार्मिक संप्रदाय पे कोई धन खर्च हो रहा है तो वो टैक्स फ्री होगा, ठीक है। उस पर जो है वो टैक्स नहीं लिया जाता है, टैक्स फ्री होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था? तो केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध, इनकी समीक्षा के लिए जो है इसका गठन किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान किया गया है? तो अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान जो है वो आर्टिकल 312 में किया गया है और राज्यसभा को जो है वो इनके सृजन की शक्ति दी गई है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और प्रीवियस वीडियो जरूर देखनी है। चैनल पर बहुत सारी वीडियोस है जो आपके टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू।